यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए भाई इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। अच्छा पहले एक बात समझिए, लिखना नहीं, पढ़ चुके हैं आप लोग, याद दिला रहे हैं। RX इसको जब मिलाते थे किसी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे मान लीजिए वाटर में मिलाते थे पोलर सॉल्वेंट में, तो हाइड्रोलिसिस होती थी, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का तरीका क्या था, कैसे होती थी? पोलर सॉल्वेंट मिलाया, इस पे चार्ज है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव एंड होगा वो निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और जो निगेटिव एंड होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर इधर, ये इधर घसीटेगा इसको, ये इधर घसीटेगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। इस तरह के फ्यूजन को क्या कहते थे? हाइड्रोलिटिक फ्यूजन और हाइड्रोलिसिस। इस तरह से ये निगेटिव को अलग, सॉल्वेंट ने घेर लिया, इसको अलग घेर लिया, नहीं, इस तरह से होता था हाइड्रोलिसिस। पोलर सॉल्वेंट में मिलाते थे हम लोग एल्काइल हैलाइड को, ऐसे होता था डिसोसिएशन, आयनाइजेशन। पढ़ा है, दो जगह पढ़ा है ये आपने, कहाँ कहाँ? केमिकल बॉन्डिंग में और एक आयनिक में, लिखना नहीं है। ऐसे ही हुआ यहाँ पर, हम लोगों ने कैसा सॉल्वेंट लिया यहाँ पर? पीपीएस सॉल्वेंट, पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है। उसमें क्या होगी? हाइड्रोलिसिस, 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 ठीक। पहला स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये मिलता है कार्बोकटायन R1 R2 R3, प्लेनर हो गया, ये मिल गया कार्बोकटायन प्लस X माइनस। पहला स्टेप लिख लीजिए, कुछ ना कुछ प्लस माइनस आपस में जुड़ भी जाएंगे, ऐसे लिख दिया। अच्छा SN2 में हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी, नहीं, वहाँ APS लिया था और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था हाई कंसंट्रेशन का। यहाँ वीक बेस लेते हैं, SN1 में क्या लेते हैं? वीक बेस लो कंसंट्रेशन का, वीक बेस लो कंसंट्रेशन का। अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लें लो कंसंट्रेशन का तो क्या कर देगा? वो उतना वेट नहीं करेगा, समझ लीजिए, वो इतना वेट नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस हो, मॉलिक्यूल्स पकड़ के घसीटें, उनको अलग करें, ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करें, इतना वेट ही नहीं करेगा। कौन? स्ट्रॉन्ग बेस, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाई कंसंट्रेशन का है, वो क्या करेगा? बैक साइड से आएगा, अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन करा देगा। तो रिएक्शन SN1 होना, SN2 होना किस बात पर डिपेंड कर रही है? रिएजेंट के ऊपर। किस पर डिपेंड कर रही है? रिएजेंट के ऊपर। अगर हम लोगों ने वीक बेस ले रखा है तो वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी और टाइम मिलेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, फिर आगे रिएक्शन चलेगी। और अगर हम लोगों ने ले रखा है यहीं पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया होता, इसी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बेस लिया होता, क्राउडिंग ना होती, मान ली 2 डिग्री हैलाइड होता या 1 डिग्री हैलाइड होता, क्राउडिंग ना होती, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया होता तो वो उतना वेट नहीं करने वाला। वो क्या करेगा? हाँ, इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, इसकी जो टेल होती है उस पे ऊपर, और SN2 रिएक्शन करा देगा, ठीक। और इसलिए यहाँ पे कैसा लेते हैं? SN1 में कौन सा बेस लेते हैं? वीक बेस लेते हैं, लो कंसंट्रेशन का लेते हैं। और सॉल्वेंट क्या करता है? फेवर करता है हाइड्रोलिसिस। सॉल्वेंट जो होता है यहाँ पर क्या कर रहा है? पीपीएस सॉल्वेंट मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है किसको? हाइड्रोलिसिस को, ठीक है, SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो ये पहला स्टेप हो गया, लिख लिया।
हाँ कैसा बना ये, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जब भी कार्बोकटाइन बनता है तो ये मे इन्वॉल्व इन रीअरेंजमेंट, लिख लीजिए, स्टेप 1 ये आरडीएस होता है, स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, आरडीएस कार्बोकटाइन बन गया, और अगर ये कम स्टेबल है तो अपने को रीअरेंज करेगा और फिर आगे रिएक्शन होगी, ठीक है। आरडीएस स्टेप रेट इसी को देख के लिखेंगे, रिवर्सिबल होता है। अब देखिए क्या होना है, अगले स्टेप में क्या होना है। ये प्लेनर था जो बना है कार्बोकटाइन, कैसा है, प्लेनर है। जब प्लेनर है तो इस पे अटैक जो होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा दूसरे स्टेप में, वीक बेस का जो अटैक होगा वो दोनों साइड से हो सकेगा। कोई भी हम लोगों ने वीक बेस ले रखा है, न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, तो प्लेनर है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अब ये sp2 जब ये जुड़ जाएगा तो कैसा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अभी कैसा है ये, sp2 प्लेनर है, प्लेनर होने की वजह से ऊपर से भी अटैक होगा और नीचे से भी अटैक होगा, दोनों साइड से जाके जुड़ेगा। 50% ये वाला बनेगा, 50% ये बनेगा, दोनों बराबर बराबर बनेंगे, ठीक है। जनरली ऐसा होता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया टेट्राहेड्रल शेप, अब ये मेंटेन कर लेगा, टेट्राहेड्रल शेप ले लेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए तो वो टेट्राहेड्रल में अरेंज होगा, ठीक है। R1 R2 R3। अब प्लेनर नहीं रहेगा, प्लेनर तो ये था, अब प्लेन के ऊपर से भी आएगा और प्लेन के नीचे से भी आएगा। ये गलत लिख दिया है हमने, क्या होना चाहिए, R1 R2 R3। देख रहे रिजल्ट, जहां था हेलोजन एक तो वहीं जोड़ दिया है, दूसरा क्या कर दिया है, उसके अपोजिट जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। जब यहाँ जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, और अटैक करने पर ये टेट्राहेड्रल शेप मेंटेन कर लेगा। तो जब इधर ऊपर से अटैक करेगा तो ये आ गया, नीचे से अटैक करेगा तो ये आ गया। इन दोनों में अंतर किस बात का है, जिधर ये लगा है उसके बिल्कुल 180 भी लगना है, ऐसे और ऐसे, ये आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, रिटेंशन, जैसा था वैसा रहा। और इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन हो रहा है। और इनको एक साथ क्या कहते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन को, रेस्माइजेशन। मतलब क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। मतलब 50% ये, 50% ये। जनरली ऐसा होता है, SN1 रिएक्शन में रेस्माइजेशन हो जाता है। रेस्माइजेशन जान रहे हैं, क्या था रेस्माइजेशन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D और L के बराबर बराबर मोल मिला दिया जाए तो क्या मिलता था, रेसमिक मिक्सचर। जितने मोल इसके उतने मोल इसके, जितने % ये उतने % ये। तो जनरली यही होता है, रेस्माइजेशन होता है। 100% रेस्माइजेशन होता है, जनरली लिखाएंगे, जनरली 100% रेस्माइजेशन, मतलब 50% ये 50% ये जनरली होता है। कुछ केसेस में एक्सेस में इन्वर्जन हो जाता है, ये नहीं एक्सेस में, कुछ केसेस में एक्सेस में इन्वर्जन होता है। क्यों, कैसे बताएंगे अभी आगे, लिख लीजिए। ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। ये हुआ सेकंड स्टेप, स्टेप 2। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फटाफट लिखते जाइए। पहले ये 1 और 2 पूरा कर लीजिए, फिर पहचानने का ढंग, SN2 SN1 में डिफरेंस, फिर E1 E2। जल्दी करिए, जल्दी।